नमस्कार। ब्रह्म कुमारी की फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये हमारी विशेष लाइव पेशकश है बी द चेन सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और पिछले लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपने इस बदलते हुए दौर में हम दोस्तों को साथ मिलने के बारे में, साथ चलने के बारे में, एक दूसरे की मदद करने के बारे में जो प्रेरणाएं दी हैं, उस फीडबैक को लेकर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी की हमेशा ये कोशिश रही है कि जहाँ पर भी इंसान को ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, जो उनकी स्पेशलिटी है, आध्यात्मिक मार्ग पर लोगों को सपोर्ट करने की, स्पिरिचुअल विज़डम को ऑफ़र करने की, पॉज़िटिविटी को क्रिएट करने की, वहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज़ ने हमेशा योगदान दिया है। और ये जो बदलाव का समय आज हम देख रहे हैं, उस समय पर भी जहाँ पर हमारे दोस्तों ने हमारी मदद की अपील की, वहाँ पर हमने कोशिश यही की है कि हम आपके घरों तक आ सकें। फिजिकली तो हम आपके घर नहीं आ सकते, हम आपसे मिल नहीं सकते और आप हमारे सेंटर्स पर नहीं आ पा रहे हैं, तो हमने वर्चुअली हमारी बड़ी बहनों और भाइयों को आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि आप अपने दिल के सवाल उनसे शेयर कर सकें, आप अपना स्पिरिचुअल विजडम या गाइडेंस जो आप लेना चाहते हैं उनसे आप ले सकें। पिछले कई दिनों की इस कोशिश में ब्रह्मा कुमारीज़ के वरिष्ठ भाई-बहन हमारे साथ जुड़े हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही महान विभूति जुड़ी है, जो ब्रह्मा कुमारीज़ के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से जिन्होंने पालना ली और अनगिनत वर्षों में कई दशकों तक उन्होंने लाखों लोगों को अध्यात्म के मार्ग पर मार्गदर्शन दिया है। आज हमारे स्पिरिचुअल विजडम के रूप में, हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन के रूप में ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी जी मुंबई से घाटकोपर से हमारे साथ जुड़े हैं। दीदी जी, आपका स्वागत है। दीदी, पिछले कई दिनों में हम ये बदलते हुए वक्त को देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छी कोशिशें की है अपने आप को बदलने की, अपने आप को बदलाव की सूरत में ढालने की। मगर हमेशा इतना आसान नहीं होता। जब हम बदलते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे आस-पास जो लोग हैं, वो भी हमें देखकर थोड़ा बहुत बदलें। जब हम देखते हैं कि हम ही बदलाव करते जा रहे हैं और हमारे घर वाले या बच्चे या बीवी या हस्बैंड या हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, वो हमारे इस बदलाव को पॉजिटिवली ले भी नहीं रहे हैं और हमें प्रोत्साहित भी नहीं कर रहे हैं, और कभी-कभार वो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हमें लगता है आखिर हम ही क्यों करें और कितनी देर तक करें। तो ऐसे में कहीं-कहीं निराशा हाथ आती है, निराशा का सामना करना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में? ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पर अनेक प्रकार के विविध फूल होते हैं। अब कई फूल हैं, वो रंग रूप सुगंध सभी रीति से बहुत अच्छे होते हैं। सुगंध भी बड़ी प्यारी होती है, रूप भी बड़ा आकर्षित करने वाला होता है। दिल करता है उस फूल को तोड़ लें, लेकिन हम समझदारी से उनको तोड़ते नहीं हैं, उनकी शाख पर ही रखते हैं। तो ये फूल कोई डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ना फूल डिस्टर्ब होते हैं, ना हम ही डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये फूल जो हैं वो अपनी डाली पर उनको प्रकाश, हवा, पानी सब कुछ मिल रहा है, तो अपनी डाली पर वो खुश हैं। तो वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, ना अपने संस्कारों को छोड़ते हैं, और ना ही हम ये अपेक्षा करते हैं उनसे कि वो अपना रंग बदल दे, रूप बदल दे, सुगंध बदल दे। तो इसीलिए ये एक सृष्टि बेहद का नाटक है, उसमें हर एक आत्मा को अपना अपना रोल मिला हुआ है, तो वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें उनसे अंदर से नाराज़गी या डिस्टर्बेंस अंदर पैदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमने अपना यत्न किया, यत्न करने के बावजूद भी अगर हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है, तो फिर हम प्रभु को याद करें, उनको अपना रोल प्ले करने दें, और हम जितना उनके सहयोगी बन सकें, साथी बन सकें, हम बने, और उनका जो भी साथ हमको मिलता है वो हम लेते चले जाएं और आगे बढ़ें। तो हम ये उम्मीद नहीं लगाए बैठे कि भाई सामने भी व्यक्ति हमारे साथ बदले, क्योंकि बदलने की सोच हमने ठानी है तो हमें बदलना चाहिए और धीरे-धीरे साथ में बदल ही सकते हैं। दीदी, फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ हर दिन जुड़ते हैं। अगर हमारे दोस्त जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं,
अगर वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर यूँ ही हमें आप जरूर कुछ करिए। हेलो कहना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करें और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें कह सकते हैं और हम दीदी से आपकी बात शेयर भी करेंगे और स्क्रीन पे आपके कमेंट्स भी दिखाए जाएँगे, कुछ सवाल मैं ज़रूर लूँगा। आशीष हमारे साथ जुड़े हैं दीदी और आशीष यूट्यूब पे जी। देख रहे हैं। आशीष कहते हैं, दीदी मेरी नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, लेकिन मन कॉन्सन्ट्रेट नहीं हो रहा है, इसलिए आप प्लीज़ मन को वश करने की विधि बताएँ, ऐसा कहते हैं। मेजॉरिटी हमने देखा है, विद्यार्थियों को जब परीक्षा आती है तो उनको एक एग्जाम हॉल का फियर रहता है और वो डर में, वो भय में हम पढ़ाई कम कर पाते हैं और एकाग्रचित्त भी कम हो पाते हैं। इसका एक कारण ये है कि हम पहले से ही रिजल्ट को सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कहीं फेल हो गए तो हम खुद ही खुद से शंकाशील रहते हैं, संशयात्मक रहते हैं। तो हम खुद में संशय करते हैं, पता नहीं मेरा रिवीजन बराबर हुआ कि नहीं, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं, पता नहीं मुझे इतनी परसेंटेज में मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, फिर आगे मेरा क्या होगा। तो हम भविष्य को सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि हम प्रेजेंट टाइम में, हम वर्तमान में चल रहे हैं। तो हमें वर्तमान को ही सोचना चाहिए कि मुझे परीक्षा देनी है और मैंने जितनी पढ़ाई की ईमानदारी से, यदि मैंने पूरा वर्ष पढ़ाई के ऊपर गंभीरता से ध्यान दिया है तो समय पर मुझे सभी बातें स्मृति में आएंगी ही। मुझे घबराना नहीं चाहिए। घबराहट में हम और भी जो भी हमें प्रश्न के उत्तर याद आते होंगे वो भी भूल जाएंगे। इसीलिए पहली बात तो ये करनी है कि हम अपने को हिम्मत बंधाएं, अपने को ढाढ़स बंधाएं कि नहीं, परीक्षा है, मैं बराबर पेपर में सब कुछ लिखूंगा या लिखूंगी और मैं जो भी प्रश्न के उत्तर हैं वो अच्छी तरह से दूंगा या दूंगी। तो रिवीजन अगर बराबर किया हुआ होगा, अगर पूरा वर्ष पढ़ाई बराबर की हुई होगी और स्वयं में आपका अपना विश्वास होगा कि मैं परीक्षा में पास होऊंगा ही, प्रश्न ही नहीं कि हम फेल हो। तो इस प्रकार का यदि अपने मन को थोड़ा तैयार रखेंगे या नहीं है तो उसको तैयार करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो भय है वो भय निकलेगा और भय निकलेगा तो आपके जो भी पेपर्स आप लिखेंगे आप उसमें सफलता को प्राप्त कर सकेंगे और करेंगे ही। ये बात आपने बहुत अच्छी कही दीदी कि भय बाहर आएगा, क्योंकि ये होता है अक्सर कर जब हमारे साथ डर बाहर निकलता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मतलब अगर ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक नेचुरल चीज़ है। अगर डर आपको लग रहा है तो ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप इसीलिए को हिम्मत बांधने की आशीष भाई को मैं विशेष ये कहूंगी, आशीष भाई आपका नाम कितना सुंदर है, तो आप सदैव अपने को उसके अंदर रखें, आपका शीश जो है सदैव ऊंचा रहेगा। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि पता नहीं मेरा क्या होगा। जी। इससे ही मिलता-जुलता एक और प्रश्न है। विजय जी। हमसे पूछते हैं, विजय यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं, प्लीज़ डिस्कस अबाउट स्टूडेंट एंड एग्ज़ाम रिलेटेड सिचुएशन, प्लीज़ थ्रो सम लाइट। वो इसी विषय पर आपसे ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स और एग्ज़ाम के संबंध में जो परिस्थितियाँ आती हैं, उसके बारे में थोड़ा और आप बताएँ कि इन सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करें, ऐसा कहते हैं विजय। हमने अपनी जीवन के अंदर कई ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को देखा है, सुना है। उनकी भयभीत स्थिति से हम अच्छी तरह से परिचित भी हैं और हमारे पास वो आते भी हैं इसी प्रॉब्लम को लेकर के। उनके माता पिता भी आते हैं कि जब जब एग्ज़ाम के दिन आते हैं ये पढ़ाई कर नहीं पाता। तो इसके पीछे का एक रीज़न तो मैंने बता ही दिया कि एक तो हमको भय है, तो पढ़ाई का भय, पढ़ाई ठीक की है लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो हमारा अंदर में डर है कि पता नहीं क्या होगा। तो जिन बातों का पता नहीं, उन बातों को यदि हम सोचेंगे
तो उससे क्या होगा। इसीलिए हम उन बातों पर सोचें जिसका मुझे पता है। तो मुझे क्या पता है कि मैंने पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ी है और मैंने जो भी पढ़ा है वो मुझे याद आ जाएगा और मैं याद करूँगा भी। अगर अपने को खुद ऐसे तैयार करेंगे, खुद अपने को आत्मविश्वास दिलाएं, हिम्मत दिलाएं, उमंग से जाएं, उत्साह से जाएं कि अब मैं इस परीक्षा से पास होने के बाद मेरी कैसे तरक्की होगी, कैसे वृद्धि होगी। और इसीलिए मुझे ठीक से खाना भी खाना है, मुझे ठीक से नींद भी करनी है, मुझे कोई टेंशन भी लेना नहीं है। अगर ये सब बातों को हम बराबर करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी प्रभाव आपके भय को वो पालना नहीं देगा, यानी आपके भय को बढ़ाएंगे नहीं। नहीं तो कम खाते हैं, फिर टेंशन में उनको भूख नहीं लगती, टेंशन में नींद नहीं आती, भय में फिर पढ़ाई के जो भी जरूरी बातें होती है वो सारी भूल जाती है। तो इसीलिए खास एग्ज़ाम के दिनों में आप ताकत वाली चीज़ें भी ज़रूर खाएं। आप अपने को बहलाते हुए पढ़ाई करें, सीरियस इतने भी ना हो जाएं कि आपके ऊपर आपकी गंभीरता आपके ऊपर हावी हो जाए। इसीलिए थोड़ा अपने को लाइट भी रखें। कई क्या करते हैं, अपने को इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं, इतना ऑफिशियल कर देते हैं पढ़ाई के भय में कि उनको ये भूल जाता है कि मुझे अपने परीक्षा के अंदर मुझे हर प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। परंतु जवाब देने के लिए मुझे स्वयं को बिल्कुल लाइट भी रखना होता है। हम जितना लाइट रहेंगे उतना हम प्रश्नों के उत्तर भी बहुत लाइटली, माना इजीली हम दे भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे। फिर भी अगर हमारा भय नहीं निकलता तो हम ऐसे मित्रों को अनुभव पूछें कि आपको डर नहीं लगता, क्यों नहीं डर लगता है। हम उनके अनुभवों की लेन देन करें, उनके अनुभवों से हमें कोई ना कोई ऐसा बिंदु जरूर मिल जाएगा जो हो सकता है मेरी कमजोरी की पूर्ति करने वाला हो, यानी मेरी कमजोरी को भरने वाला हो। इसीलिए इतने हम कमजोर स्वयं को न बनाएं जो फिर वो कमजोरी मेरे पर हावी होकर के मुझे स्वयं के लिए मेरे आत्मविश्वास को हिलाकर रख दे और मुझे स्वयं पर डाउट जावे कि मैं पास हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा। तो ये सब बातें अपने आप से थोड़ा अपने को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को समझाना पड़ता है। अब मन बुद्धि को आप कैसे समझाओगे। कोई अपने मन बुद्धि को अपना बच्चा बना लेते हैं, कोई अपने मन बुद्धि को अपना मित्र बना लेते हैं, कोई अपने मन बुद्धि को अपना माता पिता बना लेते हैं, कोई शिक्षक बना लेते हैं, मतलब उसको समझाते हैं। अगर आप समझाएंगे नहीं स्वयं को और खुद समझा के खुद को आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपकी हालत यही रहेगी कि आप भय में रहेंगे, एकाग्र चित्त भी नहीं रहेंगे, पढ़ाई भी ठीक नहीं कर पाएंगे, रिवीजन भी आपका ठीक नहीं होगा और प्रश्नों के उत्तर आपको समय पर ही भूल जाएंगे क्योंकि आपने नींद कम की, आपने टेंशन लिया, आपने स्वयं का आत्मविश्वास खो दिया, आपने स्वयं को स्वयं में शंकाशील बनाया। तो ये सारे कारण आपको फिर परीक्षा में पास होने के बजाय फेल कर सकते हैं। तो आपको फेल तो होना ही नहीं है, आपको तो पास होना है। न सिर्फ पास होना है लेकिन आपको यहाँ तक परसेंटेज लेनी है कि आपको स्कॉलरशिप मिले। तो लक्ष्य बहुत ऊंचा रखो, स्कॉलरशिप का लक्ष्य रखो। हो सकता है थोड़े कम मार्क्स आकर आप अच्छी परसेंटेज में पास हो जाएंगे और यदि आप हर वक्त 50, 60 या 70% में पास होते हो तो आप लक्ष्य रखो 80%, 90% मैं लेकर ही छोड़ूंगा। तो लक्ष्य ऊंचा रखो थोड़ा, तो लक्ष्य ऊंचा रखने से आपके अंदर वो लक्षण भी आ जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात दीदी आपने कही कि लक्ष्य ऊंचा रखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में कहावत है लो एम इज अ क्राइम। अगर आप छोटी मंजिल रखते हैं
तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मंजिल ऊँचा रखना है, एक अच्छा एम रखेंगे तो बहुत कुछ हम लोग हासिल कर सकते हैं। जो दोस्त हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे थे, मैं समझता हूँ उनके प्रश्नों का ये समाधान हो गया है। अगला प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ, अर्चना दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं और ये फ़ेसबुक से हमारे साथ बात कर रहे हैं। अर्चना कहते हैं, दीदी मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन में हूँ, बट बहुत जल्दी मुझे लगता है मेरे प्रोफ़ेशन में बहुत ड्रेन्ड हो जाती हूँ, थकान हो जाती है कि भाई अंदर से सारी चीज़ें निकल गई हैं, तो कुछ बचा नहीं है, ऐसा लगने लगता है। और अब उसके बाद होमवर्क भी तो दोनों मैनेज नहीं हो पाता है। सोचती हूँ कोई और जॉब करूँ, बट घर वाले अगेंस्ट होते हैं और वो कहते हैं कि टीचिंग तो बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है, नोबल प्रोफ़ेशन है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये इनका सवाल है। बहन कहते हैं मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ, ऐसा कहते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति मूंझता कभी है, कंफ्यूज कब होता है? वो तभी ही कंफ्यूज होता है जब उसके पैर जो है ना दो नाव के अंदर होते हैं। अब दोनों नाव में पांव रख करके हम चाहें हम किनारे पर पहुंचे, हम किनारे पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमें कोई एक निर्णय लेकर के और उसी के पीछे पड़ना जरूरी है। या तो हम अपने माता पिता की बात सुने, या तो फिर हम अपने दिल की बात सुने। अब माता पिता अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से वो हमारे अंदर जितना भरोसा रखते हैं वो अपनी रीति से बात बताते हैं, परंतु मेरा अपने पर कितना भरोसा है, मैं थोड़ा खुद को समझ लूं। तो खुद को समझना भी बहुत आवश्यक है। माता पिता ने हमको जितना समझा उतना वो हमको कहते हैं, लेकिन मैं खुद को कितना समझती हूँ? क्या मैं खुद को बराबर समझती हूँ? अगर मैं खुद को बराबर समझती हूँ तो मुझे मेरी शक्तियों पर, मेरी एकाग्रता पर, मेरी टीचिंग पर या मेरे प्रोफेशन पर, मैं उस पर थोड़ा सोचूंगी कि मुझे उसमें प्राप्ति कितनी है और प्राप्ति कितनी है, और मेरे परिवार को भी उससे फायदा कितना होना है और कितना मुझे भी होना है। तो ये सब बातें सोचने के बाद हमको अंदर से निर्णय करना होता है और उस निर्णय को मान्य करना होता है, स्वीकार करना होता है। हम क्या करते हैं, सोचते बहुत है और सोचों में हमारा जो अपना असली अंदर का जो पॉजिटिव सोचना और विचार होता है ना, वो उसमें दब जाता है। हम कईयों की बातों को लेकर के सोचना चालू करते हैं, हम अपनी सोच को लेकर के नहीं सोचते हैं। हर बात में हमारी सोच प्रभावशाली रहे, उस ढंग से हमको सोचना चाहिए। परंतु हम अक्सर क्या करते हैं, लोग ऐसे कहते हैं, परिवार वाले ऐसे कहते हैं, माता पिता ऐसे कहते हैं, फिर वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, फिर मैं क्या उनको मुंह दिखाऊंगी, मैं कैसे बिहेवियर करूंगी, फिर वो मेरे से कैसे बिहेवियर करेंगे। हम इन बातों में ही उलझ जाते हैं। एक्चुअली हम कंफ्यूज होते नहीं हैं, परंतु ये बातें हमें ऐसा आभास दिलाती हैं कि हम कंफ्यूज हुए, परंतु हम वास्तव में गहराई में जाकर के अपने आप से बातें करें तो हमें पता चलेगा कि नहीं, हम अपने निर्णयात्मक जो हमारा निर्णय है उसमें हम यदि दृढ़ हैं कि नहीं, बस मैं जो कर रही हूँ वो बराबर कर रही हूँ, राइट कर रही हूँ। यदि उससे आपको खुशी मिलती है, यदि आपको उससे कुछ प्राप्त हो रहा है, यदि आपको उससे कुछ नई बातें, कुछ सीखने को मिल रही है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जीवन में मतलब ये प्रगति की निशानियां हैं। अगर ये निशानियां आपके जीवन में प्रोफेशन से आई हैं तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं, आपको दूसरों के विचारों को लेकर के अपने निर्णय के ऊपर शंकाशील बनने की जरूरत नहीं। अर्चना बहुत जी, आप अच्छी सुन रही हैं? राय आप। जी दीदी, मैं समझता हूँ वो इस बात को समझ पा रही हैं कि कन्फ्यूजन का आधार ये नहीं है कि हम डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, बट हम दोनों नाव पर ये सोच रहे हैं कि ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। और आपने ये कहा कि डिसीजन मेकिंग के लिए वो चीज़
अपने अंदर एनालाइज करने की सही आवश्यकता है और वो करने से हम चीजें कर सकते हैं। और लोग क्या कहेंगे अगर ये सोचते रह जाएंगे तो भी फिर डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो हमारे दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, तो उनमें से कुछ सवालों को हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। कुछ दोस्त अंग्रेजी में जवाब चाहते हैं। उन सभी दोस्तों के लिए द प्रोग्राम बी द चेंज विल बी इन इंग्लिश एवरी संडे फ्रॉम 6 PM to 7 PM। हमारे वो दोस्त जो हिंदी में कार्यक्रम सुनना चाहते हैं वो पूरे हफ्ते कार्यक्रम सुन सकते हैं और लाइव ये प्रोग्राम रहेगा। और इंग्लिश में लाइव प्रोग्राम हर संडे को 6 से 7 बजे करते हैं। तो आप अपने दोस्त जो इंग्लिश में प्रोग्राम चाहते हैं, इंग्लिश में सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो संडे को लॉग इन कर सकते हैं। कल्याणी रामनाथ है और ये हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं दीदी, और वो कहते हैं ओम शांति दीदी जी, हाउ यंगस्टर्स स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली वर्किंग फ्रॉम होम कोप अप विद दिस प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ लोनलीनेस एंड फियर। मैं सोचता हूँ कल्याणी जी का प्रश्न सभी ऐसे माता पिता के लिए है जिनके बच्चे घर से दूर रहते हैं। वो कहते हैं कि जो यंग बच्चे हैं वो हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं और बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हैं, जो अपने माता पिता से अलग हैं, फैमिली से अलग रहते हैं। और इस करंट सिचुएशन में जहाँ पर ऑलरेडी लोग अकेलापन और भय का वातावरण है, ऐसे सिचुएशन में जो घर से बाहर अकेले रह रहे हैं वो लोग कैसे कोप अप करें, क्या कर सकते हैं वो पूछते हैं कल्याणी जी का प्रश्न। उचित है, क्योंकि जब परिवार से बच्चा दूर रहता है ना, तो स्वाभाविक उसको अकेलापन तो फील होगा ही, और वो आप भी महसूस कर रही हैं। परंतु इस परिस्थिति में हमको, यदि हम अपने को अकेलेपन की महसूसता में ही चलाते रहेंगे ज़्यादा समय, तो फिर हमारे अंदर निराशा आएगी, उदासी आएगी, और वो निराशा और उदासी या फिर जुदाई की फीलिंग हमको कोई भी काम एक्टिवली करने नहीं देगी। इसीलिए जबकि हमने खुद वो रास्ता चुना है, या फिर हम जिस मंजिल को हमने चुनी है उस मंजिल के लिए हमारा यही रास्ता है, तो हमको उसको खुशी खुशी से अपना लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए हमारे सामने बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है, तो हमें उन एक्टिविटीज़ के अंदर से जो हमें पसंद हो वो हमें करना शुरू कर देना चाहिए। जिसमें हमारा मन लगे ऐसी प्रवृत्तियाँ हमें करनी शुरू कर देनी चाहिए। हम फ्री बैठे ही नहीं, फ्री बैठें तो हमको घर वालों की याद आए, या घर याद आए, या फिर घर की पालना याद आए, या माता पिता के प्यार ममता, ये सब बातें याद आए। परंतु यदि हम अपने को व्यस्त रखेंगे तो मेरे ख्याल से उस व्यस्तता में हमें ये सारे जो देह के संबंधी है ना, परिवार के जो भी मित्र संबंधी, माता पिता भाई बहन, जिससे आप क्लोज हैं, जिनकी आपको याद आती है, आप कोशिश ये करें कि आप उनकी यादों से थोड़ा दूर रहें। ऐसी व्यस्तता आप अपने अंदर लाएं, तो वो यादों से जब आप थोड़ा दूर रहेंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी व्यस्तता आपको अपने कार्य में क्रियान्वित रखेगी। आपका ये अकेलापन भी वो दूर कर सकती है। और अभी तो कोई अकेला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विज्ञान ने इतने साधन और इतनी एप्स हमें मिलती हैं कि आप सारा दिन तो क्या, लेकिन रोज रोज हर पल आप अगर कुछ ना कुछ देखो, सोचो, करो, आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि हमारा दिन 24 घंटे के बजाय कुछ और घंटे बढ़ा दिए गए। इतना जानकारियाँ, इतनी हमें अनुभव करने की बातें, सुनने की बातें, बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए खजाने दुनिया को छोटी कर दी गई है, और सागर को जैसे गागर में समा दिया गया है। हम परंतु ये जादू भरी घागर है, जिससे हम जितना खजाना, जिस भी प्रकार का खजाना, जितना खजाना लेना चाहें, जैसा खजाना लेना चाहें, हम उसमें से उठा सकते हैं, और उठा करके हम स्वयं को व्यस्त कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा व्यस्त होना बहुत आवश्यक है। आप घर वालों के प्रति, परिवार के प्रति
अधिक न सोचें। अगर आपके पास समझो ऐसी कोई टेंशन वाली बातें हैं कि परिवार की कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, जो परिस्थिति आपको थोड़ा टेंशन में रखती हो, या आपको उनसे जुदाई का अनुभव कराती हो, या फिर आपको उनकी यादें आती हो, तो थोड़ा घर वालों से बात करके, और उनको भी आप ये कह सकते हो कि मैं अभी यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ, तो ये बातें जो हैं, अगर वो छोटी छोटी बातें हैं तो उनको कहो आप आपस में निपटाइए, मुझे मत सुनाइए, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है क्योंकि मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। तो आप ये बातें आपस में कर लीजिए। हाँ, बहुत कोई ऐसी ज़रूरी बात है जो मेरे बिगैर आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, तो आप मेरे से बात कीजिए, तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व होइए, वरना आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। भले ये बात थोड़ी कठिन है, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं खुद 3 बरस बोर्डिंग में रह चुकी हूँ। मुंबई में रहती थी और बड़ौदा की बोर्डिंग में मैं रहती थी। वो इंटरनेशनल बोर्डिंग थी, वहाँ पर देश विदेश की सभी लड़कियां रहती थी। तो मैंने भी वो दिन काटे हैं, कैसे अकेलापन आता है, घर वालों की याद आती है, रोना तक आ जाता था, भोजन की याद आती थी, खाना पीना, पालना, सोना, उठना। हम तो कभी इतने जल्दी उठते नहीं थे घर में। घर में तो हम 8-9 बजे, माता पिता की पालना तो ऐसी होती है, बच्चा सोया है तो भले थोड़ा सोया रहे। लेकिन वहाँ बोर्डिंग में हम गए तो वहाँ तो उनके कायदे हैं, हमें 4 बजे उठाया जाता था, और वो भी ठंडी के दिनों में हमें ठंडे ठंडे पानी से स्नान करना होता था। आप सोचिए कितनी भारी बात लगती होगी ये। और फिर सारा दिन हमारी दिनचर्या, हमें सोने को नहीं मिलता था। जब दोपहर में हमारा फिक्स टाइम होता था तभी हमें छुट्टी मिलती थी। तो कभी कभी ऐसे लगता था कि पढ़ाई करते करते हमें नींद आ रही है, हमें झुटके आ रहे हैं। लेकिन अंदर में बोर्डिंग में जाने का मैंने डिसाइड खुद किया, मुझे दिल थी, मेरा शौक था। मैंने अपने माता पिता को बोला कि मुझे जाना है। अब जब मैंने निर्णय लिया तो मैं अपने निर्णय पर खुशी खुशी से चलूं, यही मेरी समझदारी है। इसमें मैं माता पिता को कहूँ, फिर माता पिता को आप सब जो सुनाएंगी मैं अकेली हो गई हूँ, कभी रोएंगे, कभी उनको ऐसी उदासी की बातें सुनाएंगे, तो वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। आपकी जुदाई उनके पास, उनकी जुदाई आपके पास, आपका अकेलापन उनके पास। वो भी चिंतित हो जाएंगे, बेचारी कैसे रहती होगी, क्या खाती होगी, क्या पीती होगी। नहीं, आप थोड़ा सहन करना सीखो, संयम सीखो, नियमों पे चलना सीखो। ऐसे थोड़ा अपने को जबरदस्ती भी कभी करनी होती है, और वो करते करते आदतें भी बन जाते हैं। फिर यही आदतें आपका एक स्ट्रॉन्ग ऐसा अनुभव हो जाएगा, जैसे आज मैं आपको अनुभव सुनाती हूँ कि इन बोर्डिंग के 3 वर्षों ने मुझे इतना गढ़ा कि आज मैं ब्रह्मा कुमारी जीवन में बहुत इजीली अपने मार्ग निर्देश किए हुए मार्ग पर आसानी से चल सकती हूँ। इतना मेरे लिए सहज हो गया है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई दीदी, जब आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जब आप ये बताते हैं कि आपने भी वो चीज़ें की हैं, तो लोग बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं। उनको लगता है कि देखिए बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ करके देखा है। लोग सिर्फ आपको गाइडेंस नहीं दे रहे हैं बट अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल है और अप्लाई की हुई चीज़ है, तो फिर हम सभी कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ दीदी। अगला प्रश्न हमारे दोस्त पूछते हैं, अंकुश श्रीवास्तव नाम है इनका। अंकुश यूट्यूब से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और वो पूछते हैं, दीदी जी ओम शांति, मेरे एक रिलेटिव ने सुसाइड कर लिया है। वो कहते हैं उनके एक रिलेटिव ने सुसाइड कर लिया है और मैं उसके लिए किस रीति उसे शांति प्रदान करे। मुझे जब से ये इन्फॉर्मेशन मिली है तब से मुझे उस आत्मा की याद आती है, उनकी क्वालिटी उनको खींचती है और दर्द फील होता है। और वो कहते हैं, कुछ चाहते तो अच्छा है कि वो चाहते हैं कि उनको शांति दें, उनको मदद करें, बट उनको खुद दर्द फील हो रहा है ऐसे समय पर, वो क्या करें, वो पूछते हैं अंकुश। अरे अंकुश जी, आपकी वय क्या है, उम्र कितनी है?
मेरे ख्याल से मैं आपकी समझता हूँ दीदी उम्र सही बात। कितनी है? यंग होंगे, यंग ही यंग है। दोस्त हैं हमारे। हाँ, तो देखो, जी, सुसाइड करने वाले जब सुसाइड करते हैं ना, तो उनके मन के अंदर, अभी जैसे निसर्ग का साइक्लोन आया ना, ऐसे उनके भी मन बुद्धि के अंदर काफी हलचल होगी, जिस हलचल के वशीभूत वो ये कर्म कर बैठते हैं। परंतु वो कर्म उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, यदि वो बता करके जाते हैं, तब तो इंसान थोड़ा ढाढ़स बंधाता है कि चलो भाई, हाँ उनकी परिस्थिति ऐसी थी, वो क्या करते बेचारे, आखिर उनको ये करना ही पड़ा। तो हमें भी इतना दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, दुख होता है पर दर्द नहीं होता इतना। परंतु जब कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता नहीं, बताता नहीं, और हमारे से उनका प्यार है, उनसे हमारा प्यार है, तो हम उनके विषय में सोचते चले जाएं, सोचते चले जाएं, क्यों किया, किस लिए किया। आपको पता होगा, वर्तमान समय किसी एक एक्टर ने भी इसी प्रकार सुसाइड किया। बहुत नामी ग्रामी, अच्छा नाम आगे आ रहा था, बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे थे, परंतु अचानक समाचार जब सभी ने सुना, तो सभी को एक धक्का सा लगा। तो हम भी जब अपने किसी ऐसे संबंधी का सुनते हैं, तो एक तो हमारा उनसे प्यार होता है, दूसरा हमारे संबंध अगर यदि गहरे हैं, तो हमको धक्का भी गहरा लगेगा। यदि हमको उनके कारण का भी पता है, तो धक्का और गहरा लगेगा। यदि हम उनके कारण के लिए वो हमारे पास आए, हमको उन्होंने बात बताई, समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने हमारी मदद भी मांगी, पर हम कुछ नहीं कर पाए, हम जैसे मजबूर हो गए उसके आगे, तो हमें और गहरा धक्का लगता है। तो ये सारी गहराइयाँ मिल करके हमारे दिल के अंदर एक दर्द बन करके बैठ जाती है, और फिर हमें वो दर्द सताता रहता है। ऐसे सताता है जैसे कोई गहरा घाव पड़ता है। अब गहरा घाव पड़ा, तो जब तक वो घाव हमारा नहीं ठीक होता है, तब तक वो घाव हमें याद दिलाता ही रहता है, दिलाता ही रहता है। कई बार तो घाव मिटने के बाद भी उसके जो निशान है ना, वो भी हमें जिंदगी भर उस घटना को याद कराता रहता है। तो बेहतर तो यही होगा कि जो गुजर गया, गुजर गया का अर्थ एक तो होता है मर गया, दूसरा होता है पास हो गया, हमारे से आकर के नजदीक से चला गया। तो जो व्यक्ति गुजर गई, समय भी गुजर गया, व्यक्ति भी गुजर गई, तो फिर हमें, जो व्यक्ति गुजर गई वो वापस तो आने वाली नहीं। चाहे मैं दुखी हो जाऊं, चाहे मैं रोज चौबीसों घंटों रो लूं, चाहे मैं दर्द से अपने को बीमार कर लूं, कुछ भी कर लूं, जाने वाले वापस तो नहीं आते। तो जब जाने वाले वापस नहीं आते, तो हम फिर उस दर्द को, उस दुख को वापस वापस उनकी यादों के सहारे क्यों अपने समीप बुलाते हैं। क्या हमें दुख और दर्द पसंद है? नहीं, हमें वो पसंद नहीं है, परंतु हमें उस व्यक्ति की याद आती है। तो वो व्यक्ति हमें क्यों याद आती है? सिर्फ प्यार है इसलिए याद नहीं आती है। ये बात आप थोड़ी मेरी समझें। बहुत महीन धागा होता है स्नेह और मोह के बीच में। आप यदि उसके साथ, स्नेह के साथ साथ आपका यदि उससे मोह हो गया है, तो ये मोह जो है ना, वो जैसे बंदरी होती है ना, बंदरी जब उसका बच्चा मर जाता है ना, तो भी उसको चिपका के रखती है। तो आपने उसको यादों के जरिए अब उनके शव को जैसे आपने अपने साथ चिपका के रखा है। अब आप उससे अपने को अलग नहीं करेंगे, तो आप कैसे अपने को खुश रख सकते हो, कैसे उनके दुख दर्द को भूल सकते हो। इसीलिए जरूरी ये है कि बीती को बीती कर, अब ये भूतकाल हो गया, अब वर्तमान नहीं रहा वो। जब वो वर्तमान में नहीं है, अब न होगा, तो अभी हमको उसको भूतकाल समझ करके, भाई वो था पर अब नहीं है, और वो
वापस आने वाला भी नहीं है। तो फिर हम उनको याद करके अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को क्यों खराब करें? हम क्यों अपने वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ें? हम स्वयं का थोड़ा सोचें। ठीक है, उनकी कभी सुखद घटनाएं याद आ गई तो 2 घड़ी आपने याद कर लिया, प्रेमाश्रु बहा के श्रद्धांजलि दे दी, परंतु उनकी यादों में रोते रहें, दुखी होते रहें, दर्द को महसूस करते रहें, उनके विषय में सोचते रहें, ये सब समय की बर्बादी है, टाइम वेस्ट करना है। तो इसीलिए आपको शायद मेरा ये बोलना बुरा भी लगे कि ये टाइम वेस्ट थोड़े ही हुआ, लेकिन थोड़ा एकांत में बैठ के सोचेंगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि जो व्यक्ति अभी है नहीं उसके विषय में सोच सोच के मैं अपना समय इस बातों में क्यों देती। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने मन को कहीं और लगाऊं, वो व्यक्ति के जैसा कोई और व्यक्ति भी मुझे मिलेगा, और यदि न भी मिला तो मैं कहीं और अपने दिल को लगाऊं, स्नेह करूं, स्नेह और मोह की भेद रेखा को समझूं, सूक्ष्म रेखा को, और अब मैं जिससे भी प्यार करूं ये ध्यान रखूं, सावधान रहूं कि मेरा कहीं उसमें फिर ऐसा मोह न हो जाए कि वो व्यक्ति से जब मैं जिंदा होते भी अगर अलग रहूं तो भी मुझे दुख हो, दर्द हो, जुदाई का अंदर पीड़ा हो। ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है दीदी, मैं समझ सकता हूँ ये बात। हमारे दोस्त अंकुश समझ सकते हैं। अंकुश 30 साल की उम्र के हैं और जैसे मैंने कहा यंग से दोस्त हैं हमारे। और होता है लाइफ में, जैसे हम यंग होते हैं तो हमारे लिए ये सिचुएशंस नई होती हैं, नए नए ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम नहीं समझ पा रहे होते हैं। और जैसे आपने कहा कि लाइफ में जो चीज़ बीत गई है, जो पास हो गया है, उसे भी एक लेसन समझकर उसे पीछे छोड़ देना है। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखें। जो चीज़ें आपके पास हैं उसे देखें। अगर आप होपफुल रहें तो लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों से हमें प्यार और स्नेह मिलता है, और उस चीज़ के प्रति हम कॉन्शियस रहें। ये चीज़ आपने और बताई बहुत। अंकुश भाई, जीवन तो चलना है और चलता ही रहेगा। हम उसके लिए न स्वयं रुकेंगे न हमको उसको रुकाना है, आगे बढ़ना तो है ही ना। बहुत ही अच्छी बात है दीदी। ये मोटिवेटिंग वर्ड्स हैं जो मैं समझता हूँ अंकुश को हेल्प करेंगे कि हमें आगे बढ़ते रहना है। अगर हम रुकेंगे तो चीज़ें सही नहीं हो सकती। अगला प्रश्न तुषार अरोरा पूछते हैं दीदी। तुषार हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, और वो पूछते हैं, ओम शांति दीदी जी। ओम अम, शांति। वो कहते हैं, दीदी जी लाइफ में कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी कैसे मेंटेन करें? जैसे पढ़ाई एक दिन होती है, दूसरे दिन नहीं कर पाता, तो वो बोलते हैं कि हर दिन मैं चीज कर सकूं, रेगुलर बना रहूं, कंटिन्यूटी बनी रहे, इस चीज को मैं कैसे करूं, ये पूछते हैं। अभी ऐसा है कि अगर हमको जीवन में रेगुलर रहना है तो एक तो हमारी बचपन से वो आदतें डाली हुई नहीं है, तो वो आदतें जो हमने डाली नहीं तो वो नए सिर हम चाहते हैं अभी कि हम उसको रेगुलर करें, तो हमें थोड़ी मेहनत तो पड़ेगी ही, स्वाभाविक है। जो काम हमने पहले नहीं किया वो अब हमें करना है। तो जब कोई नया काम करते हैं ना तो शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है और उस तकलीफ को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हम थोड़ा बर्दाश्त करेंगे और उसके लिए हम थोड़ी प्लानिंग भी करेंगे। हम 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, हम फेल होते रहेंगे, होते रहेंगे। अभी देखो स्कूल कॉलेज में हम इतिहास पढ़ते हैं, अशोक ने कितनी बार हराया अपने को, आखिर एक बार एक गुफा में उसने अपनी शरण ली छिपने के लिए, तो वहां देखा कि एक मकड़ी कितनी बार नीचे गिरती थी, फिर खड़ी, चढ़ती थी ऊपर, फिर अपना जाला बनाती थी। ये देखकर उसको बड़ी प्रेरणा आ गई। तो जीवन के अंदर हम कहीं भी रुक नहीं सकते हैं, जीवन भी नहीं रुकता। जीवन में जो भी समय है, समय भी चलता है, हमें भी चलना है, साथी भी चलेंगे, जो कुछ भी हमारे साथ है सब कुछ चलते रहना है। तो जब सब कुछ चलते रहना है तो उसमें हमारे अंदर जो ये कमजोरी है कि हम उसमें रेगुलर नहीं हो पाते,
तो हम बार बार उसका अभ्यास करें। जैसे बचपन में हम लोगों को जब पहले केजी में डालते हैं तो हमें क्या करते हैं, जब अलफ या ए या अल्फ़ाबेट का पहला शब्द या नंबर्स का पहला अंक लिखाया जाता है तो हमको पहले लिख करके देते हैं, फिर हमारा हाथ पकड़ के हमको घोटना सिखाते हैं। एक बार घुटा, दूसरी बार घुटा, हमको घुटाते रहते हैं, घुटाते रहते। आखिर हमको इतना याद रह जाता है कि अगर नींद में भी कोई कहे एक लिखो या अ लिखो या ए लिखो, हम लिख देंगे। इतनी हमें प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये हमने कब किया? तभी तो माँ बाप ने हमको साथ दिया, सहयोगी बने और हमको उन्होंने ये बल दिया। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारी अपनी जिम्मेवारी हमें संभालनी होती है। चलो हम यदि उसमें सक्सेस नहीं जाते हैं तो हम किसी साथी को अपना साथी बनाएं जो हमको कोऑपरेट करने वाला हो, सहयोगी हो, हम उनकी मदद लें या हम कोई और तरीका ढूंढे जिससे हमको मदद मिले। वो फिर हम अपना थोड़ा सोच के प्लानिंग करके उसको ढूंढ लें कि हम उसको लिख के रखें, अलार्म रखें या फिर हमारे साथी को कहें वो हमको फ़ोन करे, वो हमको इसमें मदद करे। कुछ ना कुछ हमको कोई ऐसी ट्रिक या तरीका या युक्ति हमको अपने लिए रचनी पड़े और उस युक्ति पर हमें जब वो मदद मिले तो हमें उस पर वो अमल लाना चाहिए। तो उसमें हम थोड़ा रेगुलर भी होंगे और कंटिन्यू भी होंगे, परंतु हम थक करके छोड़े नहीं। क्योंकि क्या होता है, जिसमें हम रेगुलर नहीं होते, कंटिन्यू नहीं होते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे उसका स्थान जो है ना वो सुस्ती और आलस्य वो ले लेता है। अलबेलापन जिसको कहते हैं, थोड़ा सा वो अलबेलापन अंदर निराशा के कारण आ जाता है। क्योंकि हमने कई बार देखा, हमने कई बार ट्राई की, हम सक्सेस नहीं हुए, हम फेल ही हुए, तो हमें दुख होता है, गिल्टी भी आती है कि मैंने ये किया, ऐसा किया, ये भी किया, वो भी किया, परंतु मैं फेल। तो अंदर में गिल्टी आती है। तो वो गिल्टी हमें क्या करती है, कहती अंदर में आता है जाने दो ना रे, नहीं हुए तो नहीं हुए। सभी तो कोई ये नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते। बड़ी बड़ी महान आत्माओं के नाम उस समय याद आते हैं कि हम तो ये नहीं बन सकते, वो नहीं बन सकते। चलो जो हैं जैसे हैं वैसे ठीक है। तो वो ये जो एक अंदर में ठहराव आ जाता है ना, तो ये ठहराव हमारे विचारों में, हमारी सकारात्मकता में या हमारे आगे बढ़ने की वृत्ति जो है, उत्साह जो है, उमंग जो है, उसमें नहीं आना चाहिए। उसमें हम थके नहीं, हारे नहीं और हिम्मत से अपने साथ काम लें और हम करते रहें, हम करते चले जाएं। आप ही समय एक ऐसा आएगा, करते 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 वो एक नेचुरल रूप पकड़ लेगा। या आप अपने में फेथ रखो कि मेरे से ये होगा और होके ही रहेगा। ऐसा एक निश्चय और निर्णय रोज बार बार आप अपने अंदर दोहराइए कि मैं इसमें सक्सेस होके ही रहूँगा और इतने दिनों में होऊंगा। अगर इतने दिनों में नहीं हुआ वापस मैं करूँगा, पर मैं होके रहूँगा। मैं नहीं होऊंगा तो कौन होगा, है ना। तो इस प्रकार का अपने अंदर पुरुषार्थ और मेहनत करनी चाहिए और अपने को आगे बढ़ाना चाहिए, पर रुकना नहीं चाहिए। जी, तुषार जी, मैं समझता हूँ आप दीदी की बात से सहमत होंगे कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिव इनपुट देते रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर बार-बार पॉजिटिव बातें कहते रहेंगे तो फिर कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी बनेगी। और दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मैं नहीं बनूँगा तो कौन बनूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करूँगा। ये अपने आप को एक पॉजिटिव मोटिवेशन आप दे सकते हैं। अगले सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले सवाल हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं। इससे पहले कि मैं अगला प्रश्न लूँ, मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ कि जो हमारे दोस्त मेडिटेशन की डिमांड करते हैं, तो हर दिन हम अपने मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन के साथ मेडिटेशन करते हैं
बट अगर आप हर दिन मेडिटेशन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हर दिन शाम को 5:30 बजे ब्रह्मा कुमारीज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और ब्रह्मा कुमारीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यानी youtube.com/brahmakumaris और facebook.com/brahmakumaris पर 15 मिनट का इंग्लिश में गाइडेड मेडिटेशन सीख सकते हैं। हर दिन होता है, अगर आपने सीख भी लिया है तो हर दिन साथ में मिलकर मेडिटेशन करने का एक अच्छा आनंद आप ले सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है आप सभी दोस्तों को, ये भी आप कर सकते हैं। और साथ में इंग्लिश में प्रोग्राम हम हर रविवार को शाम को 6 बजे करते हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। आप इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, इंग्लिश उनकी भाषा पकड़ है, अगर उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है या हिंदी से हटकर वो दूसरी भाषाओं के मूल भाषी हैं, अगर वो अंग्रेजी में बातचीत करना चाहते हैं तो संडे शाम को 6 बजे हमें ज्वाइन इन कर सकते हैं। अगला सवाल मैं लेना चाहता हूँ उन दोस्तों के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 5 मिनट का वक्त और है जिस पर मैं सवाल पूछ सकता हूँ। प्रतीक हमसे सवाल पूछते हैं दीदी, वो कहते हैं दीदी मेडिटेशन में नयापन कैसे लाएं? थोड़े दिन तक करते हैं फिर रेगुलरिटी नहीं आती है, ऐसे में कुछ चेंज करना हो तो क्या करें? मैं समझता हूँ ये प्रतीक का प्रश्न है, बट बहुत सारे लोग ऐसे मिलते जुलते सवाल पूछ रहे हैं। शिल्पा ठाकुर हमारे साथ हैं फेसबुक पर और वो भी यही सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं ओम शांति जी, ध्यान ज्यादा टाइम कैसे करें? मैंने मॉर्निंग 4 AM रेगुलर उठती तो हूँ पर 20-25 मिनट कर पाती हूँ। मैं फिर कभी क्लास नहीं, बट जो यूट्यूब से देखकर सीखा है थोड़ा बहुत वही बस मैं करती हूँ, ऐसा ये कहते हैं। तो दोनों का सवाल यही है कि मेडिटेशन को अच्छा ज़्यादा टाइम के लिए वो कैसे करें, और बीच-बीच में मेडिटेशन का प्रैक्टिस जो छूट जाता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है या कभी बोर होने लगते हैं, कुछ नयापन चाहते हैं मेडिटेशन में, वो चीज़ें कैसे करें पूछते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है प्रदीप भाई और आपके साथियों ने। मेडिटेशन के विषय में मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि ये प्रश्न उठता तब है जब हमारे पास मेडिटेशन की जितनी जानकारियों का खजाना होना चाहिए वो जब नहीं होता है, तब हमारे लिए ये प्रश्न खड़ा होता है। इसीलिए पहले तो खूब हमको मेडिटेशन के विषय में जानकारियों को प्राप्त करना आवश्यक है। अब मेडिटेशन की जानकारी एक तो होता है कि हम मूलभूत उसका ये समझ लिया कि भाई मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा को याद करना है, और याद करते समय मुझे किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। तो हम समझते हैं कि बस हमने तो नॉलेज समझ ली, क्योंकि हमने एसेंस ऑफ, जैसे योग का एसेंस जो होता है वो हमने समझ लिया, परंतु नहीं, मेडिटेशन को हमें बहुत गहराई से समझना होता है कि ये योग जो है, चलो विधि तो आपने सुन ली, विधि को आपने समझी भी, लेकिन विधि पूर्वक जब हम याद करते हैं तो उससे जो हमें प्राप्तियां होती है ना, उन प्राप्तियों के विषय में भी हमको सोचना है कि जो विधि से मैं यदि योग करती हूँ तो मुझे वो प्राप्ति हो रही है, तो पहले हम विधि, उसकी सिद्धि और सिद्धि से होने वाली जो भी प्राप्तियों की लिस्ट है, मैं पहले वो लिस्ट रेडी करूं कि क्या क्या मुझे योग से प्राप्तियां होती हैं, हो सकती हैं, और आगे भी इसकी सिद्धि स्वरूप में मुझे क्या क्या प्राप्तियां होंगी। बाबा तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताते हैं। तो पहले हम वो खजाना जमा करें, वो खजाना जमा करने के बाद हम एक एक बात को उठाएंगे। टीचर जब क्लास में पढ़ाती है तो हमें एक साथ पूरी बुक नहीं पढ़ा देती है, एक एक लेसन उठाती है और वो लेसन पहले पक्का कराती है। तो हम स्वयं को पहले देखें कि मैं पहले स्वयं को आत्म स्वरूप में स्थित कर सकी। आत्म स्वरूप में स्थित करना माना मुझे किसी भी देहधारी मित्र संबंधी या शरीरधारी मित्र संबंधियों की याद न आए। तो मैं कैसे चेक करूंगी अपने को? तो भाई मैं पहले सोचूंगी कि आज मैं 3 मिनट, शुरुआत में
3 मिनट से करूं, 3 मिनट में मुझे कोई भी मित्र संबंधी की याद आई, अगर याद नहीं आई तो मैं उसमें पास हो गई। फिर मैं ये सोचूं कि मुझे और कोई विचार आए, फिर मैं वो देखूं। इस प्रकार वो जो लिस्ट है मेरे पास, हमको रोज रोज उसको चेकिंग करना पड़े। चेकिंग करके जब एक बात मेरी पूरी हो तब हमें दूसरी बात उठानी होती है, तब उसके बाद तीसरी बात। इस प्रकार मुझे योग से जो भी प्राप्तियां होती है वो प्राप्ति का संतोष जब तक मुझे पूर्ण रूप से अनुभव में नहीं आता। अब अनुभव में आया कैसे पता चलेगा? जब आपके अनुभव में कोई बात आती है ना, तो आप उसको सुनाए बगैर रह नहीं सकेंगे। वो जैसे घड़ा है ना, पानी से छलक जाता है, तो जब वो छलकेगा ना तो आप दूसरों को सुनाएंगे। तो आप ये सोच लो कि आप योग के अंदर कभी भी ऐसा अनुभव करते हैं, और जब करते हैं तब आपकी परिस्थिति स्थिति की क्या थी, स्थिति आपकी कैसी थी, तब आपने क्या सोचा, कैसे आपने योग किया, ये सब विचार सागर मंथन और मनन चिंतन करना होता है। इसीलिए आपको मैं यही कहूंगी कि आप मेडिटेशन के विषय में और गहरा अभ्यास करें। अभ्यास करने के पश्चात बहुत वैरायटी, ढेरों योग की विधियां बताई है, और वो योग की विधियों को टर्न बाय टर्न आप करते चले जाइए, और उसमें आप अपना रिजल्ट देखते जाइए। रिजल्ट देखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वंडर लगेगा कि आपका योग में बैठने का इंटरेस्ट जो है ना, वो परसेंटेज में बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, आपको ऐसे लगेगा बस मैं याद में बैठी रहूं, या मैं बैठा रहूं। जो मुझे योग में मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलता। जैसे तैराकू होते हैं ना, समुद्र की गहराई में जाते हैं तो वो नीचे से रत्नों को लेकर के आते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे अनुभव आएंगे। अब ये अनुभव करने के लिए मैं आपको जरूर ये सलाह दूंगी कि हमारे जो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जहाँ जहाँ सेवा केंद्र हैं, सेवा स्थान हैं, वहाँ आप जाएं और वहाँ पर जा कर के और इन गहराइयों का आप अनुभव करें, गहराइयों के विषय में जानकारी प्राप्त करें, और फिर घर में उसका अभ्यास करें। और अभ्यास करने के बाद अनुभवी जो राजयोग टीचर्स हो उनके साथ थोड़ा आप अपनी ये बातों को बांटें, शेयर करें, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना योग में आगे बढ़े। तो इस प्रकार आपको करना होगा। और अभी समय की कमी हो रही है, नहीं तो मैं और भी बहुत अच्छी बातें आपको बताती, परंतु हम आज 64 इयर्स से इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा में चल रहे हैं। हमें दिन प्रतिदिन योग में, ज्ञान में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ये भी सोचूं, इस पे भी मनन करूं, इस पे भी चिंतन करूं, अरे अभी तो बहुत खजाना खजाना चारों ओर बिखरा हुआ खजाना है, ये भी लूं वो भी लूं, ऐसे लूं वैसे लूं, ऐसे झोली भरूं वैसे झोली भरूं, जैसे समय कम पड़ रहा है ऐसे लग रहा है। तो इसीलिए आपको भी ये अनुभव जरूर आएगा और आप उसमें आगे बढ़े। ऐसे आप सभी के प्रति जो भी फेसबुक के द्वारा आज जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहनें या मेरे मित्र सब, भले मैं उम्र में बड़ी हूँ, आप लोग छोटे हो, परंतु फिर भी मैं आपको मित्र भाव से मैंने जो आप लोगों को सुनाया, मैं चाहती हूँ कि आपकी ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपनी मंजिल की ओर कदम आपके आगे बढ़े, और आप हर कार्य में जो आप सोचो उसमें आप सफलता को प्राप्त। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने
बड़े ही सुंदर शब्दों में आज के पूरे कार्यक्रम को समाप्त किया। आपने कहा कि मेडिटेशन ठीक है, अच्छी बात है, आप सभी कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट के लिए आपको प्रोत्साहन दिया और आपने कहा कि आप इतने लंबे समय से कर रहे हैं, आप लगभग 65 ईयर से ये चीज़ कर रहे हैं और हर दिन आप कुछ नया-नया उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नया पाते हैं, बहुत कुछ आपको नया मिलता है। तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है कि हमें भी कि मेडिटेशन एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें से हम बहुत कुछ ले सकते हैं और हर दिन हमारे साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करने का एक अच्छा मौका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेरे बहुत सारे दोस्त इस बात को एप्रिशिएट भी कर रहे हैं प्रोग्राम के दौरान। रोहित डोगरा कहते हैं, ओम शांति, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ योर एक्सपीरियंस as well mentioned ability. It is our pleasure to have wonderful, blessed, pure souls with us. They always give us new directions to live peacefully in this life. You just expressed your experience with us. Thank you so much for your love and blessings. वो कहते हैं कि आपने अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ शेयर किए, हमारे जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाने के आप प्रयास करते हैं। इस चीज़ से हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। तुषार अरोड़ा भी कहते हैं, थैंक यू दीदी जी। अर्चना दुबे थैंक यू सो मच कहते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त थैंक यू के मैसेजेस कह रहे हैं, वो सारे मैसेज यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मैं सभी का थैंक यू कहने लगूंगा तो शायद उसके लिए भी काफी समय चला जाएगा। अमृता पांडे कहते हैं, फिर आप जरूर आइएगा दीदी जी, हम आपका वेट करेंगे, ऐसा कहते हैं। अमृता, कोशिश करेंगे कि दीदी को हम वापस आपसे बातचीत करा सकें। नलिनी शर्मा जी भी थैंक यू सो मच कहते हैं आपको। आप थैंक यू के मैसेजेस आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहता हूँ आप सभी का, जो आप सब लोगों ने इतने सारे सवाल पूछे। समय की कमी है, वरना हम और भी सवाल ले सकते थे, बट 1 घंटे का ही प्रोग्राम होता है। बट जिन लोगों के सवाल मैं आज नहीं ले पाया, उनके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। फिर कोशिश रहेगी कि हम फिर नए सवालों के साथ फिर आपके साथ हाज़िर हों। फिर हम कल लाइव आप सभी से मिलेंगे। आप सभी की तरफ से जिन्होंने आज इतने खुले दिल से सवाल पूछे, आपकी बातें शेयर की, एप्रिशिएशंस दिए, आप सभी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरी तरफ से और नलिनी दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सभी को लाल गुलाब का फूल दे रही हूँ, जो प्रेम की निशानी है। तो ये मेरा रूहानी प्यार आप सभी स्वीकार करें। और ये सफ़ेद फूल जो शांति की निशानी है। आप सभी के प्रश्न शांत हो जाएं, आप सभी की उलझनें समाप्त हो जाएं, आप सभी की समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो। इसीलिए इन दोनों फूलों से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू दीदी। मैं समझता हूँ ये जो आपने गिफ्ट दिया है, और ये देखो, ये कहते फलों का राजा, कर्म करो और कर्म का फल खाओ। तो अभी आप सभी श्रेष्ठ कर्म करना, सोचने का, देखने का, बोलने का, श्रेष्ठ कर्म करके उसका श्रेष्ठ फल आप खाएंगे। ये है आम्ब, स्वीकार करें। थैंक यू दीदी। मैं समझता हूँ आपने जितने बड़े दिल से हमें ये सारी चीजें दी हैं, फल और फूल दोनों दिए हैं, हम यहाँ से स्वीकार करते हैं और मेरे सारे दोस्त भी खुश हो रहे होंगे कि उनको आज कुछ नया ये गिफ्ट मिला है। अच्छी बातें तो सुनी, बट साथ-साथ अच्छी चीजें भी उनको आज शेयर हुई हैं। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ हमारे सारे दोस्त अप्रिशिएट करते हैं। हमारे सभी दोस्तों की तरफ से श्रीषा जी कहते हैं, दीदी जी आप लाल गुलाब और सफ़ेद फूल की सुगंध के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कहते हैं। देखिए ऑलरेडी हमारे दोस्त थैंक यू कहने लग गए। लवली धन्यवाद गिफ्ट। कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्ज था और मैंने आपको बताया। थैंक यू दीदी। मैं सभी दोस्तों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आप हमारे साथ लाइव जुड़े, बॉम्बे से सीधे हमारे साथ आए। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज आपके ब्लेसिंग्स हमें मिले हैं, हमारे दोस्तों को आपकी कंपनी मिली है और हर दिन जैसे हम हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन हमारे साथ होते हैं, अकम्प्लिश्ड योगीज़ हमारे साथ होते हैं, उनके साथ हमें मेडिटेशन करने का मौका मिलता है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट 2-3 मिनट के लिए आप हम सभी को मेडिटेशन कराएं, हम आपके साथ आपके सानिध्य में मेडिटेशन करें। ओम शांति।
मैं प्रभु की संतान हूँ। जैसे प्रभु ऊंचे ते ऊंचे हैं, महान ते महान हैं, मैं भी ऊंची आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। जब प्रभु मेरे साथ है तो मैं डरूं क्यों? प्रभु मेरे साथ है तो उमंग और उत्साह के साथ शक्तियों से भरपूर रहकर मैं हर समस्या का समाधान ढूंढ के ही रहूंगा। मैं किसी भी अपने कमजोर स्वभाव या संस्कारों के वशीभूत नहीं होऊंगा। मैं कमजोर आत्मा नहीं हूँ। मैं किसी भी नकारात्मक स्वभाव या संस्कार से मजबूर भी नहीं हूँ। मैं शक्तिशाली मजबूत आत्मा हूँ और सदैव मैं अथक होकर मेहनत करके और विजय की माला सदा पहनकर और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच के ही रहूंगा। सफलता मेरे चरण चूमेगी। जब तक मैं सफल नहीं होऊं तब तक मैं मेहनत करूंगा, सहन भी करूंगा, सामना भी करूंगा, युद्ध भी करूंगा और आखिर विजयी होकर रहूंगा। प्रभु मुझे शक्ति दें आप, मेरे में हिम्मत भरें, बल भरें, मेरे आत्मविश्वास को सदा मैं बनाए रखूं, मेरी एकाग्रता कभी ना टूटे, मेरी शक्ति कभी ना खूटे। हे ईश्वर, मुझे सदैव ऐसी शक्ति देना, ऐसे गुण देना जो मैंने जीवन में श्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रखा है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। ओम शांति।